अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम मौजू है जो कि पिछले एक हफ्ते से मौजू बहस रहा है करंट क्राइसिस के अंदर कि बच्चों में और ख़ास कर नौज़ायदा और नौमौलूद बच्चों के अंदर कोविड-19 का होना और इसकी निगहदाश्त और इससे बचाव के क्या तरीक़े हो सकते हैं और ख़ास कर इनकी ट्रीटमेंट से मुतालिक क्या कुछ किया जा सकता है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इवन के एडल्ट्स तक में नहीं है और लेकिन काफ़ी कुछ किया जा चुका है पिछले हफ्ते तक कि जिसके अंदर वैक्सीन के ऊपर ट्रायल देना प्लस एंटीबॉडीज़ का पहले मरहले के अंदर आ जाना और प्लाज्मा के इस्तेमाल से मुतालिक ये सब कुछ आपके इल्म में है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये कि जो नौमौलूद बच्चों में ख़ासकर और नौज़ायदा बच्चों में जो कि न्यूनेट्स होते हैं शुरू के 28 दिनों के बच्चे, उनको हम किस तरीके से इससे बचा सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता वो एक्सपोज हो चुके हों तो हम उनकी किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो जनरली ये काफ़ी जगहों के ऊपर इसके ऊपर गाइडलाइन दी जा चुकी है, लेकिन वो अपने कंट्री, अपने हालात और अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ से मुताबिकत करते हुए बनाई गई है। तो आज मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ अपने कंट्री के हिसाब से और जो कि यहाँ की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कुछ इसकी बचाव के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। तो जनरली हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इस गाइडलाइन को कि पहले वो बच्चे के जिनकी माएँ या तो सस्पेक्टेड हैं या एक्सपोज हो चुकी हैं और कोविड-19 पॉजिटिव हो, तो ऐसे बच्चों को हमें जाहिर है वो एक्सपोज हुए हैं तो उनको हमें दाखिल करना पड़ रहा होगा उनके ऑब्जर्वेशन के लिए। अगरचे ये बच्चे अपने रिस्पायरेटरी सिम्टम्स के साथ हैं तो मुमकिन है कि इनको हमें वेंटिलेटर या नॉन इन्वेजिव सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें 3 to 5 डेज़ के अंदर हमें इनकी स्क्रीनिंग करनी होगी और ऐसे बच्चों को शुरू से ही हमें इंक्यूबेटर में और आइसोलेटेड करके रखना पड़ेगा और इसमें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी सिवाय इसके कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर फुल PPE के साथ हों और FFP के साथ हों जो कि फेस फिल्टर मास्क के साथ हों। और सेकंड ये कि जो मुलाकात अगर माँ करना चाहे तो उसको 7 डेज़ के बाद हम उसको कांटेक्ट में ला सकते हैं और फादर को भी 14 डेज़ तक हमें आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। इसमें अगर मिल्क बच्चा ले रहा हो तो ब्रेस्ट मिल्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, दिया जा सकता है और इन बच्चों के टेस्ट करना जो 3रे और 5वें दिन ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें इसको स्क्रीनिंग भी करने का मौका मिलेगा और चूँकि ये रिस्पायरेटरी सिम्टम्स के साथ हैं तो मुमकिन है कि ये एक्सपोज हो चुके हों। तो ये 2 तरह के इनके सैंपल लेने पड़ेंगे। पहली सैंपल जो कहलाती है वो NPA पोस्ट नेजल एस्पायरेट लेना होगा या अगर अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे वेंटिलेटर पे हों तो हमें एंडोट्रैकियल ट्यूब एस्पायरेट लेना होगा। और ऐसे बच्चों को हम अगर क्राइटेरिया पूरा कर रहे हों डिस्चार्ज का तो 14 दिन के अंदर हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरे बच्चे वो हैं दूसरे कैटेगरी के जिसमें कि मदर एक्सपोज हो चुकी हों या सस्पेक्टेड हों और बच्चे में रिस्पायरेटरी सिम्टम्स ना हो तो इनको भी हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, इंक्यूबेटर में सेपरेटली ही रखना होगा और इसमें स्टैंडर्ड PPE को हमें यूज़ करना पड़ेगा जो केयर टेकर के लिए और इसमें टेस्ट करना ज़रूरी नहीं होगा उस वक्त तक के जब तक कि बेबी सिम्टोमेटिक ना हो और ऐसे बच्चे भी हम 14 दिनों के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं और ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होगा, दिया जा सकता हो। और इसमें भी वही सूरत हाल होगी कि मदर को 7 दिन से पहले
हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे और फादर को 14 डेज आइसोलेट रखेंगे बेबी से। अच्छा, तीसरा कैटेगरी ये है कि जिसके अंदर बेबी ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें आइसोलेशन में रखना होगा, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में, और इसको फुल प्रोटोकॉल वही दी जाएगी जो कि हम एडल्ट के प्रिवेंशन में देते हैं। पीपीई का यूज़ करना, स्पेसिफिक फुल पीपीई का यूज़ करना, और ऐसे बच्चों की टेस्टिंग जो तीसरे 5वें रोज़ करना, और हम कॉन्टैक्ट उसको कंसीडर करेंगे कि ये बच्चा 15 मिनट तक या तो हैंडलिंग हुआ हो या 2 घंटे तक इसके रूम के अंदर कोई रहा हो, तो और वो पॉजिटिव केस हो जहाँ से ये एक्सपोज हुआ हो, या फिर मैटरनल साइड से एक्सपोज हुआ हो। लेकिन ऐसे बेबीज़ का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो इन बच्चों को हम आइसोलेट करके रखेंगे, क्रिब केयर या क्यूबिकल केयर में नहीं रखेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसे इंक्यूबेटर केयर दें, और अनफॉर्चुनेटली अगर वेंट सपोर्ट पे ये जाते हैं तो हमें वही करना होगा जो हम पहले कैटेगरी के अंदर कर रहे थे। चौथे कैटेगरी जहाँ से हमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मिलते हैं वो पोस्टनेटल वार्ड है, जिसके अंदर बच्चे एक्सपोज हुए हुए हों सराउंडिंग से या माँ के साथ एक्सपोज हुए हुए हों, लेकिन उसमें कोई किसी किस्म का सिम्टम्स नहीं है, तो उसको हम एज ए रूटीन केस रखेंगे और प्रिवेंशन में उसको इंक्यूबेटर केयर में उसे भी हम रखेंगे और आइसोलेट रखेंगे, जो कि 7 to 14 डेज का ड्यूरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और उनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं 14वें दिन के बाद। और जो लास्ट और आखिरी कैटेगरी वो है कि जो पोस्टनेटल वार्ड में ही हो और कंफर्म केस के साथ बच्चा एक्सपोज हुआ हो, तो उस बच्चे के लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हम आइसोलेशन में रखेंगे और प्रिवेंशन उसकी वही करेंगे जो पीपीई प्लस पीपीई को यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसका भी हमें उसी तरह से तीसरे और 5वें दिन एनपीए का टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इन सारे कंडीशंस के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम एरोजल और इसके अंदर जो एरोजल जेनरेटिंग प्रोसीजर्स हम कर रहे होते हैं, इन 5 कंडीशन में से किसी में भी ज़रूरत पेश आ सकती है, जिसमें कि हम इंट्यूबेट कर रहे हों या एक्सट्यूबेशन कर रहे हों, या हमें स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट उन्हें देना पड़ रहा हो एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रीमेच्योर बेबी को, और जिसमें आरडीएस डेवलप हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम कोई उसे नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव हम सपोर्ट दे रहे हों, मतलब कि सीपैप यूज़ कर रहे हों, बाईपैप यूज़ कर रहे हों, और हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हों, तो इन सारे कंडीशंस के अंदर हमें स्ट्रिक्ट पीपीई प्लस केयर करना पड़ेगा, जो हम बड़े एडल्ट के आईसीयू में कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए सपोर्टिव होगी जबकि आप डील कर रहे हों न्यूबॉर्न बेबी के निगहदाश्त यूनिट के अंदर, और ये सारे जगहों पे एप्लीकेबल है। सब्सक्राइब करें और चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी, और इन मालूमात को आप अपने करीबी लोगों से डिस्कस करें।